नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। तो ये यात्रा है विजडम ऑफ डॉल्फिन्स के साथ, जिसकी लेखिका है इलोना सेल्के। तो अभी तक इलोना ने हमको बहुत सारे अनुभव बताए, अपने सपने बताए और बहुत सारी डिस्कवरीज जो उन्होंने की अपने बारे में और दूसरों के बारे में बताएं। इस एपिसोड में फिर उन्होंने एक नई बड़ी रोचक जानकारी दी है। ये कहती हैं कि मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था डॉक्टर बॉबी बार्न्स, और इन्होंने भी डॉक्टर बॉबी ने भी लिविंग फ्रॉम विजन कोर्स किया था। और उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसके ऊपर पीएचडी करने का निश्चय किया। और पीएचडी के जो सब्जेक्ट थे वो थे कैलिफोर्निया के जो एक स्कूल था जिनको ये कहती है एट रिस्क, यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आने वाले बच्चे थे, जहाँ के बच्चे ऐसे थे कि जो ड्रग्स हैंडल करते थे, ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स को बेचते थे। कई लोग जो है हथियारों में हैंडल करते थे, उनके पास हथियार थे, उन्हें चलाना भी आता था। और इसी तरह की अन्य गतिविधियों में वो बच्चे लिप्त थे, जिनका कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि इनकी नहीं थी। तो डॉक्टर बॉबी ने जब उनको ये कोर्स सिखाना शुरू किया, क्योंकि उनकी पीएचडी इसी विषय पर थी, तो बहुत ही उनको कहना चाहिए बहुत उत्साहवर्धक अनुभव हुए, क्योंकि वो सारे बच्चे बहुत सारे जो थे उनका अचानक उनकी स्कॉलस्टिक एबिलिटीज़ बढ़ गई, उनका मन लगने लगा पढ़ाई में, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना आ गई, वो स्कूल आने लगे, उनको जीवन में रुचि आने लगी। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे फिर अपने दोस्तों को भी, जब उन्होंने देखा कि कितना परिवर्तन आ रहा है इससे, तो वो अपने दोस्तों को भी लेकर आए ये कोर्स कराने के लिए। तो इलोना कहती है कि जब इस कोर्स के द्वारा उन बच्चों ने ये जाना कि अपने फुल पोटेंशियल सेल्फ, यानी कि हमारे अंदर जो भी हमारी काबिलियत है उसको जानना, तो जब वो वहाँ उस पॉइंट तक पहुँचे तो इतना उनका जीवन के प्रति उत्साह बढ़ गया। और वो बहुत ही खुशी की बात थी उनके लिए, बॉबी के लिए। और उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा इसको स्प्रेड करने की फिर उसके बाद कोशिश की उन बच्चों के द्वारा। आगे इलोना बताती कि इन्होंने एक सेमिनार किया उसी एरिया में, जहाँ पे एक बच्चा आया जो कि पढ़ाई छोड़ चुका था और उसने ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी थी। उसके पिता उसको लेके आए, उसके पिता किसी कंपनी में सुपरवाइज़र थे, और वो उसकी माँ को भी लेकर आए। और माँ उसकी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट में पहुंच चुकी थी कि उसको जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके कमरे के जो पर्दे हैं हमेशा बंद रहते थे, वो अंधेरे में रहती थी, और ऐसा लगता था कि बस वो अब मरने की तैयारी ही कर रही है। इतने गहरे उसमें वो गड्ढे में जा चुकी थी मानसिक रूप से। साथ ही उसको बहुत ज़बरदस्त इंसोमेनिया था, यानी कि वो सो नहीं पाती थी, पता नहीं कितनी रातों से वो नहीं सोई थी। तो जब उसको हमने इमेजिन करने के लिए कहा, तो उसकी जो इमेजेस थी वो किस तरह की थी, आप इससे उसकी मानसिक दशा का अंदाज लगा सकते हैं कि उसको इमेजेस में काले काले बादल दिखाई देते थे जिनमें से खून टपक रहा होता था। तो इलोना कहती है कि जो लाइफ फोर्स थी, जो प्राण शक्ति थी, वो उसके अंदर बहुत ही कम थी, लेकिन पहले सेमिनार में ही उसके प्राण शक्ति में परिवर्तन आ गया। दूसरे सेमिनार तक और भी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका था। वो अपने जीवन को देखने लगी थी कि पास्ट में उसका जीवन कैसा था, इसको देख पाती थी वो। और तीसरे सेमिनार ने तो उसके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया कि सारे पर्दे जो पड़े रहते थे हमेशा खिड़कियों पर, वो हट गए और वो लोगों में घुलने मिलने लगी। उसकी प्राण शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई थी, जीवन में उत्साह आ गया था, जीवन जीने की इच्छा वापस आ गई थी। और उसके बाद उसने ये अपनी इच्छा बताई कि वो क्या करना चाहती है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो उसने बताया कि जो रशियन माइथोलॉजी, जैसे हमारी इंडियन माइथोलॉजी है, ऐसी रशिया की भी बड़ी ज़बरदस्त माइथोलॉजी है, लेकिन इतने साल के कम्युनिज्म में वो माइथोलॉजी कहीं दब गई थी। तो महिला की इच्छा थी कि वो रशियन माइथोलॉजी को पुनर्जीवित करे। उसने कहा कि मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ, ऐसा उसने अपना विजन एक बताया। और आप जादू देखिए कि कुछ समय बाद ही उस महिला ने एक पार्टी दी, जहाँ ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और बहुत सारे लोगों को बुलाया। और उसमें कुछ व्यक्ति जो आए वो क्या थे, वो रशियन डिग्निटरीज थे, जो कि कंट्री से, रशिया से आए थे। और जब उन्होंने उस महिला से बात की और उन्होंने पाया कि इसकी ये इच्छा है, तो उन्होंने उसको ऑफ़र दिया कि हम आपका वीज़ा क्लियर कराएंगे और आप रशिया आओ और हमारे माइथोलॉजी को पढ़ो और उसको सामने लाओ लोगों के। तो कहना नहीं चाहिए कि उन्होंने फटाफट उसका वीज़ा करा दिया
और वो लेडी रशिया पहुंच गई और वहाँ जाके जैसा कि उसने अपना विज़न बनाया था, उसको बहुत सारे प्रोफेसर और अन्य लोगों से बहुत मदद की और वो अपना सपना सच कर पाई, जो कि रशियन माइथोलॉजी के बारे में पढ़ना और उसको सामने लाने का था। और जहाँ तक उसके बेटे का सवाल है, जो टाइम ट्रैवलर था, उसके साथ काम करने का जिम्मा टाइम ट्रैवलर ने मुझे दिया, जो कि उस समय मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था उसके साथ काम करना। लेकिन उसके साथ काम करने से कुछ ही समय में उसके अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि मुझे आगे पढ़ना। उसने अपना ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ा और स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया। तो इलोना कहती है, जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी एक बार, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे वेल जैसे दिखाई देते हो। और उसके बाद बोले हमारा कन्वर्सेशन चला गया डॉल्फिन्स और वेल्स की तरफ। तो उसने बताया कि आज के पेपर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि एक फ़िशिंग कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि अब वो डॉल्फिन्स को नहीं मारेगी। ट्यूना पकड़ने के लिए जो वो काम करती थी, जिसमें बहुत सारी डॉल्फिन्स मारी जाती थी, अब वो ये काम नहीं करेगी। अब वो कुछ और काम करेगी, ज़्यादा बेटर वेज निकालेगी अपना अर्न करने के लिए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या ये कंपनी कैलिफोर्निया कोस्ट पर है? तो उसने कहा, यस आई बिलीव सो। बोली ये सुन के, ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं एकदम डेज्ड हो गई। और मैंने सोचा कि क्या ये वाकई में मेरे ध्यान के कारण हुआ, क्या ये ग्लोबली भी काम करता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि इलोना पहले इन्होंने एक क्वेश्चन रखा था कि क्या ये ग्लोबली काम करता है, हम देख रहे हैं कि भले ही जो व्यक्ति कर रहा उसको लगे शक हो, लेकिन निश्चित रूप से हम जो प्रयास करते हैं उसका कुछ ना कुछ हमें फल अवश्य ही मिलता है, खासकर जब वो प्रयास हार्मनी में हो, अलाइनमेंट में हो, हमारे पर्पस के साथ और इस विश्व की भलाई के साथ। इलोना कहती हैं कि अब समय आ चुका था। हम दूसरी बार डॉल्फिन से मिलने के लिए वापस हवाई जा रहे थे। मॉय नाम के आइलैंड पे हमें जाना था। तो जब हम अपनी फ़्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि ये वाली फ़्लाइट ओवर बुकड हो गई है। तो जो लोग वॉलंटरीली अगली फ़्लाइट, जो कि 2-3 घंटे बाद जाने वाली थी, उसमें जाने के लिए तैयार है, उनको $250 का एक कूपन दिया जाएगा। तो इलोना कहती है, मैं और डॉन लपक के हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण किया और हमने वो कूपन लिया, क्योंकि हमें 2-3 घंटे बाद पहुंचने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। तो हमने वो कूपन ले लिया, जो कि आगे हम देखेंगे कि कैसे काम आया। इलोना कहती है कि एक हॉप के साथ फिर हम मॉय नाम के आइलैंड में लैंड हुए। और बड़े ही आश्चर्य की बात यह कि वो कहती हैं, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मुझे शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। और उसके बाद फिर मैंने देखने की कोशिश की ये कहाँ से आ रही है। उसके साथ ही ड्रम, ऐसा लगा था कि ड्रम बज रहे हों, और ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ ऊपर से कहीं से आ रही हो। मैंने सब तरफ देखने की कोशिश की कि कहीं कोई बजा रहा है क्या, लेकिन वो कहीं कोई बजा नहीं रहा था। और वो म्यूज़िक जो है वो बढ़ता चला गया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे वेलकम किया जा रहा है इस आइलैंड पे। तो इलोना कहती, मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आइलैंड की जो स्पिरिट है वो खुश होकर और मेरा स्वागत कर रही है, मुझे वेलकम कर रही है। इलोना कहती है कि वहाँ आइलैंड पे पहुँच के हम अपने फ्रेंड्स, जिनको ये पिछली बार मिले थे, उनके बेड एंड ब्रेकफास्ट में जाके रुक गए। और फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि सुबह उठ के बाहर पोर्च पे बैठ के ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मेरा जो इनर गाइड है, जिसका नाम ये बताती है गोपाल दास, मुझे गोपाल दास दिखाई दिया। और तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, और कोई चल के आया और फिर मेरे सामने बैठ गया। अब इलोना कहती है कि मैं धर्म संकट में थी, क्या अपना मेडिटेशन छोड़ दूँ और उसको देखूँ या मेडिटेशन कंटिन्यू करूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, मैंने आँख खोल के देखा तो सेम जैसा इनका गाइड दिखाई देता था, ब्लू आइज़ और ब्लॉन्ड बाल वाला एक व्यक्ति इनके सामने बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम है कार्ल। इन्होंने उसको बताया कि हम डॉल्फिन से मिलने के लिए आए हैं यहाँ, और उसने कहा कि बिल्कुल मैं आपको ले चलूँगा, मेरी एक बोट है, तो उसमें हम लनाई नाम के आइलैंड में जाएंगे जहाँ हम डॉल्फिन से मिलेंगे। तो इलोना कहती हैं कि पता नहीं कैसे कोइंसिडेंसेस होते थे कि हम वहाँ पहुँचते थे और हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे, अपने आप ही हमें ढूंढना नहीं पड़ता था। तो इलोना कहती है, नेक्स्ट डे हमने तय किया कि हम डॉल्फिन से मिलने जाएंगे। हमने कुछ खाना खरीदा और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे बोट में बैठने के लिए। तो वहाँ हमारी एक मुलाकात हुई एक महिला से, जिसने बताया कि उसने डॉल्फिन्स के ऊपर बहुत रिसर्च की है। तो इलोना कहती है, हमने उसका नाम जानना चाहा, और जब उसका नाम हमने जाना तो हम सरप्राइज से एकदम गिर पड़े, क्योंकि उसका नाम था रॉबर्टा क्विट्स गुडमैन, जिसके बारे में जो इन्होंने किताब जो पढ़ रही थी लाना मिलर की,
कॉल ऑफ द डॉल्फिन जिसमें उसने चर्चा की थी इनकी, वो इनको उस बोट में इनके साथी के रूप में मिल गई। तो इलोना कहती हैं कि हम तो बस इन कोइंसिडेंसेस को देख देख के हैरान ही होते चले जा रहे थे जो हमारे साथ होते जा रहे थे। तो इलोना कहती है मैं और डॉन हम बहुत उत्सुक थे, हमने रॉबर्टा से कहा क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की थी कि वो अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत ही रोचक अनुभव जो रॉबर्टा ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि एक रात मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तो डॉल्फिन की दुनिया में इतना आके रहती हूँ, तो इनके मन में इच्छा हुई कि मैं डॉल्फिन्स को अपनी दुनिया में लेके चलूँ और मैं उनको दिखाऊं कि हमारी दुनिया जहाँ हम मनुष्य रहते हैं वो कैसे होती है। ये सोच के मैं वहाँ पॉन्ड के किनारे बैठ के मैंने थोड़ा ध्यान किया और कहती बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब मैं ध्यान कर रही थी तो जैसे हम पीठ पे हमारे बच्चे आके लद जाते हैं, पिगी बैंक करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ब्रेन पे आके कोई बच्चा या कोई चीज़ ऐसी जो है लद गई है आके मेरे सर के ऊपर, मेरे ब्रेन पे। और बोली बड़ा ही अलग उसके बाद फीलिंग मुझे आ रही थी। मैं उठ के घर गई तो इन्होंने जिस डॉल्फिन के साथ इन्होंने माइंड को लिंक किया था उसका नाम था टेरी। तो बोली मैं उठ के घर गई, हर चीज़ मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही थी, घर का सारी चीज़ों को मैं अलग नज़रिए से अलग तरीके से देख रही थी। और उसके बाद ये कहती है कि जब मैं लोगों से मिली और लोगों से बात कर रही थी तो मुझे बहुत ही अलग अनुभूति हो रही थी। मुझे लग रही थी हम लोगों के बीच में इतनी दूरी क्यों है, हमने इतनी दूरी क्यों बना के रखी, इतना डिस्टेंस क्यों है, ऐसा मुझे बार बार अंदर से महसूस हो रहा था। तो इलोना कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि डॉल्फिन्स मेरे माइंड से देख रही है और चूँकि डॉल्फिन्स जो है वो इन डिस्टेंसेस को नहीं देखती है, उनकी दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड है, तो उनको ये महसूस हो रहा था कि हम लोगों ने अपने बीच में बहुत दूरियां बनाकर रखी हुई हैं। तो कहती है रॉबर्टा कहती है कि मेरे जीवन का ज़्यादातर हिस्सा डॉल्फिन्स से ज़्यादा क्लोजनेस में निकला। ह्यूमंस से मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी जितना ज़्यादा डॉल्फिन से कनेक्ट थी, और डॉल्फिन्स ने हर रोज़ मुझे एक नया लेसन सिखाया है। और इनका कहना था कि मेरी रिलेशनशिप्स सब लोगों से बहुत बेहतर हो गई, खासकर मेरी बेटी से मेरे रिश्ते तो बिल्कुल एकदम बदल गए पूरी तरह से। रॉबर्टा कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स पे, अपने इंट्यूशन पे और ज़्यादा रिलाई करना सीख गई हूँ। इसके बाद इलोना कहती है कि ये जो पिगी बैंक वाला आइडिया था वो मुझे बहुत ही अचंभित कर गया, क्योंकि ये इलोना कहती है कि कितना विचित्र होगा या कितना अच्छा होगा कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अपना सकें और हम इस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी इनसाइट्स शेयर कर सकें, अपनी विजडम शेयर कर सकें, एक दूसरे के ब्रेन के ऊपर पिगी बैंक करके। इलोना कहती हैं कि शायद हम कभी इस टेक्नोलॉजी से स्पेस में ट्रैवल भी कर सकें। तो ये कहती हैं कि जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। इसके बाद ये बताती हैं इलोना कि रॉबर्टा ने अपना एक और अनुभव शेयर किया कि उसने बताया कि एक बार मैं जो मेरी डॉल्फिन्स थी उनके साथ मैं स्विम कर रही थी और सडनली वो गोल 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 स्विम करने लगी सारी डॉल्फिन्स। और ये कहती हैं कि मैं भी उनके साथ गोल 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 घूम रही थी और जो नाम के जो डॉल्फिन था वो मेरे पास था, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक किसी बबल में बंद कर दिया गया हो, जैसे एक ग्लास बबल होता है उसमें मैं बंद हो गई थी। और मुझे फीलिंग आई कि जैसे मैं किसी स्पेसशिप में हूँ। और बोली इतनी हाई वेलोसिटी से, इतनी तेज़ गति से हम वहाँ पे घूम रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और डायमेंशन में जा चुकी हूँ, जहाँ पे ना आसपास की दुनिया कुछ भी नहीं है, बस मैं एक बबल में बंद हूँ और हम गोल 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 घूम रहे हैं। लेकिन इतनी तेज़ गति से घूमने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो हाथ भी नहीं हिला रही हूँ, जबकि मैं तैर रही थी, मैं घूम रही थी, लेकिन कोई भी एफर्ट मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं तैर रही हूँ। तो रॉबर्टा कहती है कि जो पानी था, इवन मुझे वो भी फील नहीं हो रहा था जैसे वो मेरी स्किन को छू रहा था। तो क्या हम किसी और डायमेंशन में थे, किसी और रियलिटी में पहुँच गए थे? इलोना कहती है कि ये एक्सपीरियंस सुन के मुझे कुछ याद आया एफर्टलेसनेस वाला, कि डॉल्फिन के ऊपर एक रिसर्चर ने रिसर्च की थी और उसने ये पाया था कि डॉल्फिन्स जितना खाती है या जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उससे वो कहीं ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं। तो इनका कहना है कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो डॉल्फिन्स को जो जो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति वो लेना आती है, या फिर वो कनेक्टेड है किसी और डायमेंशन से और उस डायमेंशन से वो उस ऊर्जा से वो चलती है। तो इलोना कहती है कि ये दिन हमने इसी तरह से जो है ऑरेकल कार्ड्स के साथ बिताया, स्नॉर्केलिंग, पानी में खेलते हुए, एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हुए, लेकिन हम किसी भी डॉल्फिन से
नहीं मिल पाए और हम वापस आ गए। उसके बाद ये कहती है कि दूसरे दिन फिर मैंने सोचा कि अब ध्यान में बैठ के मुझे डॉल्फिन से कनेक्ट करना है और मुझे उनसे मिलने की कोशिश करना है, क्योंकि हम इतनी दूर तक आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो फिर से ये ध्यान में बैठी मॉर्निंग मेडिटेशन में, और इन्होंने डॉल्फिन से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जो उनकी लीडर एनर्जी है उससे कनेक्ट करने की कोशिश की और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो इनको जो पहले तो इनको एक वार्म वेलकम दिखाई पड़ा कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन तभी इनको अचानक एक मैसेज आया कि आज हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ी शार्क है। तो बोली ये मैसेज सुन के मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुना हो, और हम फिर भी डॉल्फिन से मिलने के लिए चल पड़े। इलोना कहती है कि जब हम बोट में बैठे थे तो मेरी निगाहें कार्ल से मिली, जिसके अंदर ही अपना इनर गाइड देखती थी, और बोली मैं बहुत डीपली कनेक्टेड उसके साथ फील कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन मेरे और उसके बीच में तुरंत ही हो गया। तो क्या कारण है इसका? ये कहती हैं कि मेरे और उसके बीच में कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं थी ऐसी डिस्ट्रस्ट की या गुस्से की या पीड़ादायक अनुभव की। तो इनका कहना है कि हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाते लोगों से, क्योंकि हमारे ये सारे अनुभव जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति से कनेक्ट करने के लिए हमें इन अनुभवों को छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से इनको जाने देना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते में बने रहने के लिए हमको क्या चाहिए? कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। हमेशा हमको कमिटेड रहना पड़ेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर रहे, हम हमेशा एक दूसरे को अच्छे से समझें, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, हम एक दूसरे को माफ़ करें, और तभी हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। हमें सिर्फ शांति बनाने के लिए ये सब नहीं करना है। कई लोग सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ सहते हैं और छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ कि हम क्या कर रहे हैं। इनका कहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एक रेत के कणों जैसी होती है, बारीक, लेकिन अगर उस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या बन जाती है? वो बड़ी बड़ी ब्रिक वॉल्स, ईंट की दीवार की तरह हम लोगों के बीच में खड़ी हो जाती है। तो समय रहते ही हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को किस में कन्वर्ट करना है? पर्ल्स ऑफ विजडम में। हमें इनको समझदारी के, अंतर्ज्ञान के, ज्ञान के, विजडम के मोतियों में हमको इनको बदल देना है अपने जीवन में। इलोना कहती हैं कि अगर मैं अपने और डॉन के बारे में बात करूं तो हमने कितने कितने काउंटलेस साल निकाले एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, और ये बताने में कि जो भी हम कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसमें हम सामने वाले की भलाई चाहते हैं, हमारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। तो इलोना ने आगे बताया कि जब वो नाव में गए और हम ढूंढ ही रहे थे कि डॉल्फिन्स कहाँ हैं, आसपास अपने देख रहे थे, और अचानक एक बहुत बड़ा स्प्लैश पीछे सुनाई पड़ा और हम बड़े खुश हो गए कि शायद डॉल्फिन्स आ गई। लेकिन जब हमने पलट के देखा तो ये मछली तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके जो पंख थे, फिन्स थे, वो भी डॉल्फिन्स जैसे नहीं थे, और जब ध्यान से देखा तो देखा वो तो एक बहुत बड़ी शार्क थी। तो इलोना कहती कि मुझे याद आ गया कि डॉल्फिन्स ने कहा था कि आज हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ी शार्क है, इसलिए आज हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। और कहती एक बार फिर वैलिडिटी मुझे मिल गई कि जो भी हम टेलीपैथी या क्या कहना चाहिए, दूसरे जो हमारे साधन है कम्युनिकेशन के, विचारों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, फीलिंग के द्वारा जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो सब बिल्कुल सत्य है। तो इलोना कहती है कि जब मैं टेलीपैथी कर सकती हूँ डॉल्फिन्स के साथ, तो दूसरे लोग नहीं कर सकते क्या? सब कर सकते हैं। ये हमारे सबके अंदर ये काबिलियत है, हम सबके अंदर ये इनबिल्ट है। और ये कहती है कि मैंने ये भी पाया कि मेरा इंट्यूशन इन दिनों में ये कोर्स करने के बाद और ये डॉल्फिन्स के साथ रहने के बाद कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, बढ़ गया है। और न केवल मेरा बल्कि बाकी लोग जिन्होंने ये कोर्स किया है उनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये कहती कि मेरे लिए बहुत आसान होता है कि जो कैप्टिव डॉल्फिन्स है, जो पॉन्ड में बंद है, मैं उनके साथ तैरूं और उनके साथ समय बिताऊं। लेकिन चूंकि मैंने तय किया हुआ था कि मैं कभी भी कैप्टिव डॉल्फिन्स का किसी भी शो में नहीं जाऊंगी, कहीं भी 1 रुपया भी ऐसा खर्च नहीं करूंगी जो कि दूसरे जीवों को पकड़ के बंद करके और उनसे अपना एंटरटेनमेंट करवाते हैं उनके लिए। इसलिए बोली ये ट्रायल और ट्रिब्यूलेशंस जो थे वो बहुत थे, क्योंकि खुले समुद्र में तैरना और इसके लिए कितना सारा पैसा भी लगता था और मेहनत भी लगती थी, डॉल्फिन्स को ढूंढना और फिर कभी वो मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सब मुझे मंजूर था। ये कहती है कि एज अ ह्यूमन
मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मुझे एक केज में या किसी तालाब में या ऐसी बंद जगह में कैद कर दिया जाए और एलियंस, बहुत ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानती, वो आए और मुझे छुए, ज़बरदस्ती सहलाएं मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध। और ना ही मैं सोचती हूँ कि इस प्लैनेट पे, धरती पे रहने वाले किसी भी सोल के साथ, किसी भी जीव के साथ ऐसा कभी किया जाए। तो इलोना कहती है अगले दिन फिर हम डॉल्फिन से मिलने के लिए निकल पड़े। 2 और लेडीज़ हमें मिली, एक लेडी और उसकी टीनेज डॉटर थी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारी बोट में डॉल्फिन से मिलने के लिए। और आधे रास्ते में मैंने और डॉन ने फिर से तय किया कि हम ध्यान करेंगे और हम डॉल्फिन्स को बताएंगे कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। इलोना कहती है अब तक मैं अच्छे से जान गई थी कि जो भी मैं अंदर देख रही हूँ या महसूस कर रही हूँ वो बाहर की दुनिया में हो रहा है। तो कहती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ट्यून कर रही हूँ किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि रेडियो होता है तो आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी में किसी स्टेशन से ट्यून हो जाते हो और वहाँ की बातें आप सुनने लगते हो। ऐसे मुझे भी लग रहा था कि मैं ट्यून करके डॉल्फिन्स तक बिल्कुल आसानी से पहुँच पा रही हूँ। तो ये कहती है कि ध्यान में बैठते ही मुझे सडनली ऐसा लगा कि जैसे कि डॉल्फिन्स तक मेरी बात पहुँच गई है और वो मुझे उत्तर दे रही हैं। इलोना कहती है कि टेलीपैथी तो हमेशा होती रहती है हम लोगों के बीच में, लेकिन इनका कहना है कि हमको एक करेज चाहिए, हमको साहस चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हम समाज में वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे सब लोग हैं। अगर हम अलग नहीं दिखना चाहते, अगर हम बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सुनाई पड़ा, मुझे ये दिखाई पड़ा, तो लोग हमें अजीब दृष्टि से देखते हैं और हम उससे बचना चाहते हैं। तो सोशली फिट इन होने के लिए हम इन सब चीज़ों को नकार देते हैं। इलोना कहती है मैंने और डॉन ने सालों मेहनत की कि हमें इन सब से बाहर निकलना है। सोशली फिट इन होने के लिए हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को नकारना नहीं है। तो इलोना कहती है मैं ध्यान में बैठी थी कि अचानक डॉन ने मुझे बताया, मुझे धक्का दिया हाथ में और कहा कि देखो डॉल्फिन्स आ गई। और जैसे ही डॉल्फिन्स की प्रेजेंस मुझे फील हुई तो वेव्स ऑफ जॉय, जैसे आनंद की लहरें मेरे अंदर तक आ रही थी और मेरे चारों ओर भर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक एनर्जी फील्ड जो है मेरी, वो एकदम हायर एनर्जी से भर गई है। तो आगे के अनुभव इलोना के डॉल्फिन्स के साथ हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।